नमस्कार, मैं सतीश चंद्र सिंघल नवीन उच्च माध्यमिक विद्यालय की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, कल हमने स्वर्णिम भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में अध्ययन किया, जिसमें महाजनपदों के बारे में 16 महाजनपदों के बारे में मैंने आपको बताया तथा हमारे राजस्थान के 4 प्रमुख जनपद जांगल, मत्स्य, शूरसेन, सिवि, इनके बारे में जानकारी आपको दी गई वीडियो के माध्यम से। इसके बाद मौर्य वंश के बारे में आपको मैंने बताया। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, उसके प्रारंभिक जीवन और उसके द्वारा की गई उपलब्धियों और उसके अंतिम जीवन के बारे में हमने अध्ययन किया। उसके बाद गद्दी पर उसका बेटा बिंदुसार बैठा। बिंदुसार के जीवन के बारे में आपको बताया मैंने। बिंदुसार के बाद में अशोक गद्दी पर बैठा। अशोक के द्वारा बौद्ध धर्म के उत्थान के लिए किए गए कार्यों के बारे में अध्ययन हमने बिंदुओं के माध्यम से किया और मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी प्राप्त की। मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा। मौर्य काल में 2 प्रकार के न्यायालय होते थे, धर्मस्थी और कंटक शोधन, उनके बारे में हमने अध्ययन किया। इसके साथ ही हमने शुंग वंश और सातवाहन वंश के बारे में अध्ययन किया। शुंग वंश में कौन कौन से राजा हुए, शुंग वंश का संस्थापक कौन था, उसके बारे में पढ़ा। सातवाहन वंश की उपलब्धियों के बारे में 4 नंबर के क्वेश्चन में बहुत महत्वपूर्ण है सातवाहन वंश की उपलब्धियां, उनके बारे में पढ़ा। अब हम आज इस लेसन में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्णिम काल कहा जाता है। हमारे देश में सबसे ज़्यादा विकास, सांस्कृतिक उपलब्धियां आदि गुप्त काल में हुई। गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा 275 ईस्वी में की गई थी। 230 ईस्वी तक हमारे देश में कुषाणों की सत्ता समाप्त हो गई। उसके बाद मुरंडों ने, शकों ने 250 ईस्वी तक हमारे देश पर शासन किया और उसके बाद हमारे देश में एक नए राजवंश की शुरुआत हुई जो था गुप्त साम्राज्य। गुप्त साम्राज्य का संस्थापक था श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद में उसका बेटा घटोत्कच गद्दी पर बैठा और उसने महाराज की उपाधि धारण की। इसके बाद में घटोत्कच के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त प्रथम गद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त प्रथम ने 320 से 35 ईस्वी तक शासन किया और इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा इसने लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। 1920 ईस्वी में इसने गुप्त संमत चलाया। तो चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में दोबारा बता दूं, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। 319-20 ईस्वी में इसने गुप्त संमत चलाया। तो ये इसके जीवन के बारे में है। इसके बाद में इसका बेटा समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। 335 ईस्वी में समुद्रगुप्त गद्दी पर बैठा। समुद्रगुप्त बहुत प्रतापी राजा था। उसने बहुत सारी विजय प्राप्त की। उसके काल में बहुत सारी उपलब्धियां हुई। उसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। 1 नंबर का क्वेश्चन है कि कौन से शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है, तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन
कहा जाता है। इसने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की और इसकी शक्ति से पड़ोसी राजा भयभीत हो गए और उन्होंने समुद्रगुप्त के साथ में संधि कर ली। दक्षिण भारत के 12 राज्यों पर विजय प्राप्त की, मध्य भारत के 8 पर विजय प्राप्त की इसने। और इसके दरबार में प्रसिद्ध हर्षेण नामक एक कवि रहता था। हर्षेण, 1 नंबर के प्रश्न में है, हर्षेण किसका दरबारी कवि था? समुद्रगुप्त का, जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखी। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति मतलब बड़ाई। ये इलाहाबाद में है। ये इतिहास लेखन में इसका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। तो प्रयाग प्रशस्ति समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हर्षेण के द्वारा लिखी गई। इसके साथ ही समुद्रगुप्त के सिक्कों पर समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे भी इस बात का पता चलता है कि राजा समुद्रगुप्त संगीत का बहुत बड़ा ज्ञाता था। इसने कई अश्वमेध यज्ञ किए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किए और पराक्रम आदि शब्द उन पर लिखवाए। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल में समुद्रगुप्त एक महान शासक हुआ, प्रतापी राजा हुआ, जिसने अपने साम्राज्य की सीमाओं को बहुत दूर दूर तक बढ़ाया। समुद्रगुप्त के बाद में उसका बेटा चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठा, जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, विक्रमादित्य की। इसने मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त करके, मालवा और गुजरात पर विजय प्राप्त करके और साम्राज्य का विस्तार किया तथा उज्जैन को अपनी नई राजधानी बनाया। इसने अपनी बेटी प्रभावती का विवाह बाकाटक नरेश रुद्रसेन के साथ किया। रुद्रसेन के साथ किया। तो इस प्रकार से चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में मैंने आपको बताया। अब एक इसका बेटा कुमारगुप्त गद्दी पर बैठा। कुमारगुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। उसका राज सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला हुआ था और अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा। इसके बाद में स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठा। इसने 455 ईस्वी से 467 ईस्वी तक शासन किया। यह प्रजा हितैषी राजा था, प्रजा वत्सल राजा था। इसने प्रजा हित के अनेक कार्य किए, जैसे कि गुजरात में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया इसने, स्कंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया तथा इसके शासनकाल में हमारे देश में हूणों के आक्रमण हुए, मलेच्छों के आक्रमण हुए। उन हूणों से इसने लड़ाई लड़ी, हूणों को हराया, आदि काम इसके द्वारा किए गए। यह महान प्रतापी राजा हुआ, प्रजा हितैषी राजा हुआ। प्रजा को चोर और डकैतों के भय से इसने मुक्त किया। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि इसने इस शासनकाल में हूणों के आक्रमण हुए और इसने प्रजा के कल्याण के लिए, प्रजा को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इसने जो सुदर्शन झील थी गुजरात में, उसका जीर्णोद्धार यानी दोबारा उसने मरम्मत करवाई। तो इस प्रकार से मैंने आपको गुप्त वंश के महान शासकों के बारे में आपको बताया। अब अपन पढ़ेंगे कि इस गुप्त वंश में क्या क्या सांस्कृतिक उपलब्धि हुई। गुप्त वंश में बहुत सारी सांस्कृतिक उपलब्धियां हुई। गुप्त वंश भारत का महान
युग था, इस वंश के राजा वैदिक धर्म को मानने वाले थे। जो गुप्त वंश के राजा थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे। वैदिक धर्म को मानने वाले, वैदिक धर्म को मानने वाले थे। लेकिन इन्होंने अन्य धर्मों को भी आश्रय दिया, संरक्षण प्रदान किया। गुप्त वंश के राजाओं की राजभाषा थी संस्कृत। गुप्त काल में संस्कृत भाषा में अनेक साहित्यों की रचना हुई, जैसे कि कालिदास के द्वारा विज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत आदि लिखे गए। पंडित विष्णु शर्मा के द्वारा पंचतंत्र, पंचतंत्र इसी काल में लिखा गया। मनुस्मृति आदि का संकलन इसी काल में हुआ। इसके अलावा रामायण और महाभारत जो वर्तमान स्वरूप में इसी काल में आई। रामायण और महाभारत, रामायण और महाभारत वर्तमान स्वरूप में इसी काल में आई। प्रसिद्ध साहित्यकार कोशकार अमर सिंह इसी काल में हुए, जिन्होंने अमर कोश लिखा। अमर कोश अमर सिंह के द्वारा इसी काल में लिखा गया। तो इस प्रकार से ये साहित्य को उपलब्धि हुई। इसी काल में आर्यभट्ट जैसे महान गणितज्ञ हुए। आर्यभट्ट, ये भी उपलब्धियाँ रही। आर्यभट्ट जो एक खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने सूर्य चंद्रमा की गणना के बारे में पता लगाया, तथा आर्यभट्ट एक गणितज्ञ भी थे। उन्होंने शून्य का आविष्कार किया, शून्य का आविष्कार किया। दशमलव का ज्ञान संसार को दिया। दशमलव का ज्ञान संसार को दिया। दशमलव का ज्ञान संसार को दिया। और यही ज्ञान हमारा अरब होते हुए यूरोप तक पहुंचा। इसके अलावा इस काल में नागार्जुन जैसे रसायन शास्त्री हुए। नागार्जुन, जिन्होंने धातुओं को पिघलाकर और उनकी मूर्ति बनाना आदि काम किए, तथा धातुओं से दवा बनाना, सोने चांदी को गलाना आदि कार्य इन्होंने किए। ये बहुत बड़े रसायन शास्त्री थे प्राचीन भारत के। इनका प्रमाण है लोहे, जो मेहरौली का लोह स्तंभ है वो गुप्त काल में बनाया गया। और नालंदा में महात्मा गौतम बुद्ध की जो मूर्ति है तांबे की, वह भी इसका जीवंत उदाहरण है प्राचीन काल की धातु विज्ञान के बारे में। तो और हमारे देश में मंदिर बनाने की कला का जो विकास हुआ वो भी गुप्त काल में हुआ। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि गुप्त काल भारत का एक स्वर्णिम काल था। इसमें बहुत सारी उपलब्धियां भारत में हुई थी, प्राप्त हुई थी। अब अपन आगे पढ़ते हैं गुप्तकालीन समाज के बारे में। गुप्तकालीन समाज के बारे में आपको बता दूं, गुप्त काल में समाज प्राचीन वैदिक काल की भांति 4 वर्णों में बटा हुआ था। 4 वर्णों में बटा हुआ था, बटा हुआ था। चार वर्ण थे। नंबर 1 ब्राह्मण, नंबर 2 क्षत्रिय, नंबर 3 वैश्य, नंबर 4 शूद्र। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र 4 वर्ण थे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने कर्मों को करते थे। ब्राह्मण का काम था वेदों का अध्ययन करना, करवाना, यज्ञ करना, करवाना, दान लेना और देना, लोगों को शिक्षा देना, ये ब्राह्मणों के कर्म थे। क्षत्रिय का काम प्रजा की रक्षा करना, न्याय करना, लगान वसूली करना आदि।
वैश्य का काम व्यापार, वाणिज्य, रुपये पैसों का लेन देन, कृषि, पशुपालन आदि। चौथा था शूद्र वर्ण। शूद्र वर्ण के जो कार्य थे उपरोक्त तीनों वर्णों की सेवा करना। तो इस प्रकार से वर्ण व्यवस्था थी और वर्ण व्यवस्था ज़्यादा जटिल नहीं थी उस समय। वर्णों का आधार गुण और कर्म ने होकर के जन्म था। स्त्रियों का समाज में सम्मान होता था। धार्मिक कृत्यों में महिलाओं की उपस्थिति अनिवार्य थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। गुप्त काल में 8 प्रकार के विवाह होते थे। 8 प्रकार के विवाह होते थे। इसके अलावा अम्बष्ठ और करण, पार्श्व आदि समूह थे गुप्तकाल में। और गुप्तकाल में नया वर्ग कायस्थ वर्ग उभर कर सामने आया। कायस्थ वर्ग नए वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया। गुप्तकाल में पुत्र के नहीं होने पर पत्नी अपनी संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती थी। अपने पति की संपत्ति की उत्तराधिकारिणी होती थी। तो इस प्रकार से था गुप्तकाल में समाज। अब एक बार दोबारा बता दूं, गुप्तकाल में समाज प्राचीन वैदिक काल की भांति 4 वर्णों में बटा हुआ था। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण थे। वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित थी। महिलाओं की स्थिति समाज में अच्छी थी। धार्मिक कार्यों में उनकी उपस्थिति अनिवार्य थी। पर्दा प्रथा नहीं थी। महिलाओं को शिक्षा दी जाती थी तथा गुप्तकाल में नए वर्ग उभर कर सामने आए। अम्बष्ठ, पार्श्व आदि। कायस्थ एक नया वर्ग के रूप में उभरा। इसके अलावा गुप्तकाल में पुत्र के नहीं होने पर पत्नी अपने पति की संपत्ति की अधिकारिणी होती थी। तो इस प्रकार से गुप्तकाल में ये समाज था। इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब आगे हम एक नए राजवंश के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है वर्धन वंश। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। वर्धन वंश इसका संस्थापक था पुष्यभूति, इसलिए इस वंश को पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति वंश भी कहते हैं। पुष्यभूति जो था ये भगवान शिव का उपासक था और इसने दिल्ली के निकट थानेश्वर में अपनी राजधानी बनाई। थानेश्वर जो हरियाणा में है, थानेश्वर वर्तमान में हरियाणा में है, इसको राजधानी बनाया। तो वर्धन वंश का संस्थापक था पुष्यभूति, इसलिए वर्धन वंश को पुष्यभूति भी कहते हैं। ये पुष्यभूति जो था ये भगवान शिव का उपासक था। भगवान शिव का उपासक था। इसने थानेश्वर के निकट अपना राज्य स्थापित किया। इसके बाद में पुष्यभूति के बाद में इसका बेटा प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा। प्रभाकर वर्धन गद्दी पर बैठा। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र हुए, राजवर्धन और हर्षवर्धन। राजवर्धन ने अपना राज्य की सीमाएं बढ़ाई, लेकिन राजवर्धन को बंगाल के राजा शशांक गौड़ के द्वारा मार दिया गया और जो इसकी बहन थी राजश्री, वो बंगाल के राजा शशांक गौड़ के भय के कारण विंध्याचल पर्वतों में चली गई। बाद में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। कन्नौज को इसने अपनी राजधानी बनाया और सबसे पहले इसने अपने भाई के हत्यारे बंगाल के राजा शशांक गौड़ को इसने पराजित करने की सोची। गौड़ इसने अपने राज्य की सीमाओं को बढ़ाया। पुलकेशन द्वितीय से इसका युद्ध हुआ और बाद में नर्मदा के उत्तरी भाग तक इसका साम्राज्य स्थापित हो गया और इसने बाद में बौद्ध धर्म को अपना लिया। बौद्ध धर्म की महायान शाखा की ओर इसका झुकाव
हो गया, इसने प्रति 5 वर्ष ये प्रयाग में धर्मसभा का आयोजन करता था, कन्नौज में धर्मसभा का आयोजन किया। अपनी आमदनी का 1/4 भाग सम्राट हर्ष अपनी आमदनी का 1/4 भाग दान कार्यों में खर्च करता था। इसे मानवतावादी शासक कहा जाता है। सम्राट हर्ष को मानवतावादी शासक कहा जाता है। यह अपनी आमदनी का 1/4 भाग दान कार्यों में खर्च करता था। इसने बौद्ध धर्म का बहुत उत्थान किया और बहुत प्रचार प्रसार करवाया। इसने बहुत दान कार्य किए। सम्राट हर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। सम्राट हर्ष स्वयं उच्च कोटि का विद्वान था। उच्च कोटि का विद्वान था। इसने रत्नावली, प्रियदर्श का, नागानंद, ये हर्ष की रचनाएं थी। नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्श का। तो कहने मतलब यह है, हर्ष स्वयं भी बहुत बड़ा उच्च कोटि का विद्वान था। उसकी रचनाएं है नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्श का। हर्ष के दरबार में बड़े बड़े विद्वान भी रहते थे, मयूर, मातंग, बाणभट्ट आदि। बाणभट्ट राजा हर्ष का दरबारी कवि था, जिसने हर्षचरित और कादंबरी लिखी। बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। बाणभट्ट की रचनाएं कौन कौन सी है? तो नंबर 1 हर्षचरित और नंबर 2 पे कादंबरी। तो इस प्रकार से अपने राजा हर्ष के बारे में पढ़ा। इसके दरबार में चीन यात्री हिंसांग भी आया। हिंसांग ने अपना यात्रा वृत्तांत शिव की नामक पुस्तक में लिखा, जिससे हमें वर्धन वंश के बारे में और 6वीं-7वीं शताब्दी के इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। अब अपन पाल वंश के बारे में पढ़ेंगे। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। संस्थापक गोपाल। कब की इसकी स्थापना? 750 ईस्वी में। पाल वंश का संस्थापक गोपाल, स्थापना की 785 में। प्रतापी राजा कौन हुआ? प्रतापी राजा धर्मपाल। इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। इस वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। पाल वंश के राजाओं ने राष्ट्रकूट तथा प्रतिहारों से संघर्ष किए। धर्मपाल के बेटा देवपाल ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की। पाल वंश के राजाओं ने बौद्ध धर्म का बहुत उत्थान किया। अनेक चैत्य मठ स्तूपों को संरक्षण प्रदान किया। चैत्य मठ स्तूपों को संरक्षण प्रदान किया। तथा नालंदा
और तक्षशिला विश्वविद्यालयों को अनुदान दिया। तो इस प्रकार से ये प्रजा हितैषी राजा थे। इन्होंने जनता के कल्याण के लिए अनेक जलाशयों का, तालाबों का, नहरों का निर्माण करवाया। तो मैंने आपको पाल वंश के बारे में जानकारी दी, एक बार और दोबारा बता दूं। पाल वंश का संस्थापक था गोपाल, जिसने 750 ईस्वी में पाल वंश की स्थापना की। इस वंश का प्रतापी राजा था धर्मपाल। इस वंश के राजा बौद्ध धर्म को मानने वाले थे। इनका राष्ट्रकूट और प्रतिहारों से संघर्ष हुआ। देवपाल ने कई युद्धों में विजय प्राप्त की तथा इस वंश के राजाओं ने कई चैत्य मठ स्तूपों को संरक्षण प्रदान किया, दान दिया, उनका मरम्मत करवाई, निर्माण करवाया और नालंदा और तक्षशिला विद्यालय को भी इन्होंने अनुदान दिए। प्रजा के कल्याण के लिए इन्होंने कई जलाशयों का निर्माण करवाया। तो इस प्रकार से पाल वंश के बारे में मैंने आपको ये जानकारी दी। अब अपन आगे पढ़ते हैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में। राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना 736 ईस्वी में दंती दुर्ग के द्वारा की गई, जो वातापी के चालुक्यों के यहाँ सामंत था। चालुक्य नरेश कीर्तिवर्मा को इसने पराजित किया और अपना साम्राज्य स्थापित किया। इस वंश का राजा कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथपुरम का मंदिर बनवाया। एलोरा में कैलाशनाथपुरम का मंदिर बनवाया। इस वंश में बहुत सारे राजा हुए। छठा शासक अमोघ वर्ष शांति प्रिय राजा हुआ, जिसने 64 वर्ष तक राज्य किया और मान्यखेत को अपनी राजधानी बनाया। इसके शासनकाल में अरबी यात्री सुलेमान आया। बाद में राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को चालुक्यों के द्वारा पराजित किया गया। अरबों ने इस वंश के राजा को बलहरा नाम से संबोधित किया। अब दोबारा बता दूं मैं राष्ट्रकूट वंश के बारे में मुख्य बात। 736 में स्थापना हुई, दंती दुर्ग के द्वारा स्थापना हुई, जो पहले वातापी के चालुक्यों के यहाँ सामंत था, लेकिन उसने वहाँ के राजा कीर्तिवर्मा की कमजोरी का फायदा उठाकर उसको हरा दिया। इस वंश में बहुत सारे राजा हुए, लेकिन प्रमुख राजाओं के बारे में बता दूं मैं। कृष्ण प्रथम ने एलोरा में कैलाशनाथ का मंदिर बनवाया। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है 1 नंबर में कि कैलाशनाथपुरम का मंदिर किसने बनवाया? राष्ट्रकूट वंश के राजा कृष्ण प्रथम ने। इसके बाद इसका छठा शासक अमोघ वर्ष हुआ, जिसने मान्यखेत को राजधानी बनाया। वो शांतिप्रिय राजा था, 64 वर्ष तक उसने शासन किया और इनके शासनकाल में अरबवासी हमारे देश में आए। अरब यात्री सुलेमान आया और सुलेमान ने अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की। बाद में चालुक्यों के द्वारा इनका पतन कर दिया गया। अरबों ने इनको बलहरा नाम से संबोधित किया। तो इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको बता दूं। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक 725 ईस्वी में नागभट्ट प्रथम था, जो एक सामंत था। प्रथम शासक इसका वत्सार हुआ, जो उसका बेटा था। प्रतापी राजा गुर्जर प्रतिहार वंश का मेहरभोज हुआ। मेहरभोज के दरबार में कर्पूर मंजरी के लेखक राजशेखर रहते थे।
तो इस प्रकार से मैंने गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में आपको बताया। अब अपन आगे चोल वंश के बारे में पढ़ते हैं। चोल वंश दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण राजवंश था। चोल वंश दक्षिण भारत का राजवंश था। ये राजेंद्र प्रथम इस वंश का प्रतापी राजा हुआ। इस वंश के एक राजा करिकाल ने कावेरी नदी के मुहाने पर पुहारपत्तनम नामक नगर बसाया, श्रीलंका तक विजय प्राप्त की और कावेरी नदी पर एक बहुत बड़ा बांध का निर्माण करवाया युद्धबंदियों से। इस वंश के राजाओं ने अनेक युद्धों में विजय प्राप्त की, चीन तक अपने साम्राज्य को बढ़ाया। इसके बाद में इस साम्राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन का मतलब है स्थानीय लोगों के द्वारा शासन को चलाना। संपूर्ण जो चोल साम्राज्य है वो मंडल में बैठा हुआ था, 6 मंडलों में। 6 मंडलों में मंडल कोट्टम, कोट्टम नाडु, नाडु कुर्रम, कुर्रम में बटे हुए थे। मंडल संपूर्ण साम्राज्य मंडलों में, मंडल कोट्टम में, कोट्टम नाडु में, नाडु कुर्रम में बटे हुए थे। तो इस प्रकार से ये साम्राज्य बटा हुआ था। गांव का शासन गांव के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा चलाया जाता था। उनका चुनाव प्रतिवर्ष होता था। ग्राम सभाओं का चुनाव, ग्राम सभाओं के सदस्यों का चुनाव प्रतिवर्ष होता था। योग्य और ईमानदार और शिक्षित व्यक्ति को ही ग्राम सभा का सदस्य बनाया जाता था, जो ईमानदारी से काम करते थे। इसके साथ ही उनके प्रमुख कार्य थे लगान वसूली करना, गांव में न्याय करना, शांति व्यवस्था बनाए रखना, मंदिरों की देखरेख करना, पेयजल का प्रबंध करना आदि काम ग्राम सभा के सदस्यों के द्वारा किए जाते थे। केंद्र का ग्राम सभा के ऊपर नियंत्रण बहुत कम होता था। तो ये चोल प्रशासन के बारे में बताया। मैं तुमको चोल कला के बारे में बता दूं। चोल काल में एक नई मंदिर बनाने की नई शैली का विकास हुआ, जिसको द्रविड़ शैली कहा गया। उसको द्रविड़ शैली कहा गया, जिसमें ब्रैकेट आदि का निर्माण होता था और वर्गाकार विमान मंडप, गोपुरम, बृहद सदन, सजावट, संयुक्त खंभे आदि बनाए जाते थे मंदिरों में, तथा गोपुरम बनाए जाते। गोपुरम का मतलब होता था मंदिरों का प्रवेश द्वार। ये दक्षिण भारत की एक विशेष शैली है कि मंदिर का एक प्रवेश द्वार होता है बहुत ऊंचा, जो नीचे चौड़ा और ऊपर सकड़ा होता जाता है। तो ये जो बनाने का श्रेय है वो चोल वंश के राजाओं को है। ये सबसे पहले इन्होंने ही गोपुरमों का निर्माण करवाया और दक्षिण भारत में नहर बनाने की जो देन है वो भी चोल वंश के राजाओं को ही है। तो इस प्रकार से अपन ने चोल वंश के बारे में पढ़ा। अब मैं आपको पल्लव वंश के बारे में बता दूं। पल्लव वंश, पल्लव वंश के जो राजा है वो अर्काट, त्रिचनापल्ली आदि जगह शासन करते थे। पल्लव वंश का पहला राजा था सिंह विष्णु। ये अर्काट, त्रिचनापल्ली तथा आधुनिक मद्रास के अनेक क्षेत्रों पर शासन करते थे। इस वंश में महेंद्र वर्मा,
नंदी वर्मा, परमेश्वर वर्मा, कीर्ति वर्मा आदि अनेक शासक हुए। इन्होंने महाबलीपुरम नामक नगर बसाया। महाबलीपुरम नामक नगर बसाया। यह महाबलीपुरम नगर 5 रथ मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। 5 रथ मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से पल्लव वंश के बारे में मैंने आपको जानकारी दी। दोबारा बता दूं, पहला जो राजा हुआ शंखविष्णु हुआ। पल्लव वंश के राजा अर्काट, त्रिचनापल्ली और मद्रास के आधुनिक क्षेत्रों पर शासन करते थे। महेंद्र वर्मा, नंदी वर्मा, परमेश्वर, कीर्ति वर्मा ये इस वंश के महत्वपूर्ण राजा हुए। इन्होंने महाबलीपुरम नगर बसाया। पल्लव वंश के राजाओं के द्वारा जो 5 रथ मंदिरों के कारण प्रसिद्ध है। तो ये जानकारी मैंने आपको दी। अब चालुक्य वंश के बारे में बता दूं। चालुक्य वंशीय पुलकेशन प्रथम ने अश्वमेध यज्ञ किया। पुलकेशन प्रथम एक प्रतापी राजा हुआ और 13 वर्षों के व्यवधान को छोड़कर 550 से 757 ईस्वी तक इसने शासन किया। पुलकेशन के पुत्र विक्रमादित्य प्रथम ने चालुक्य शक्ति पुनः प्रतिष्ठित की और चालुक्य नरेश विक्रमादित्य द्वितीय ने 973 ईस्वी में राष्ट्रकूट नरेश को परास्त किया। कल्याणी को अपनी राजधानी बनाकर नए चालुक्य राज्य की स्थापना की। यानी इन्होंने राष्ट्रकूट वंश के राजाओं को हराकर दोबारा अपनी शक्ति को स्थापित किया। तो इस प्रकार से याज्ञवल्क्य स्मृति मिताक्षरा जिसे हिंदू कानूनों की आधिकारिक पुस्तक कहा जाता है, वो चालुक्यों के काल में ही लिखी गई। याज्ञवल्क्य स्मृति की मिताक्षरा की व्याख्या विधिवेत्ता विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। तो मिताक्षरा क्या है? हिंदू कानूनों के आधिकारिक पुस्तक। मिताक्षरा हिंदू कानूनों की आधिकारिक पुस्तक। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। बहुत बड़े विधिवेत्ता थे। विधिवेत्ता यानी कानून के जानकार थे। मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर चालुक्यों की राजधानी कल्याणी में रहते थे। मिताक्षरा को हिंदू कानूनों की एक बहुत आधिकारिक पुस्तक मानी जाती है, ग्रंथ माना जाता है। इनके बारे में मैंने आपको बताया। अब अपन बाह्य आक्रमणों के बारे में पढ़ेंगे। भारत पर किन किन विदेशी जातियों ने भारत पर आक्रमण किया उनके बारे में आपको समझा दूँ। देखो, समय समय पर भारत पर विदेशी आक्रमण भी होते रहे हैं। आज हम इस अध्याय में 3 विदेशी जातियों के आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे और वो विदेशी जातियाँ किस प्रकार से हमारे भारत में आई और फिर बाद में किस प्रकार हमारे भारतीय धर्म संस्कृति को अपनाकर विलीन हो गई, इनके बारे में अपन इसमें अध्ययन करेंगे। हमारे देश में 3 विदेशी जातियां शक, नंबर 2 कुषाण और नंबर 3 हूण। ये तीनों विदेशी जातियां हमारे देश में साम्राज्य विस्तार करने के लिए आई और बाद में ये हमारी भारतीय संस्कृति में ही विलीन हो गई। तो इनके बारे में अपन इसमें पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम शकों के बारे में पढ़ते हैं। शक मध्य एशिया की एक लड़ाकू जाति थी। ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के सारे प्रदेश पर इन्होंने अधिकार कर लिया और शक बोलन के दर्रे से होकर ये 71 ईसा पूर्व में भारत आए। शक 71 ईसा पूर्व में ये हमारे भारत में आए। शक एक लड़ाकू और बर्बर जाति थी। इन्होंने हमारे भारत में आकर कई साम्राज्यों पर अधिकार कर लिया और इन्होंने बस्तियां स्थापित की।
इन्होंने अनेक जगह साम्राज्य स्थापित करके नई बस्तियां बनाई। इनका उल्लेख रामायण और महाभारत में भी मिलता है। शकों का एक प्रतापी राजा हुआ रुद्रदामन, जिसने जूनागढ़ की सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। इस वंश का ये प्रतापी राजा हुआ और बाद में शकों को गुप्त वंश के राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस पर विजय प्राप्त की और उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो इस प्रकार से और बाद में शकों ने हमारी भारतीय धर्म संस्कृति को अपना करके वो यहीं पर विलीन हो गए। अब मैं आपको कुषाण के बारे में बता दूं। कुषाण ये मूलतः चीन के रहने वाले थे। कुषाणों को यूची और तोचरियन भी कहा जाता है। यहूची कबीला 5 भागों में बट गया। इन्हीं में से एक कबीले ने भारत पर शासन किया। कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल केडफिसिस। कुषाणों का संस्थापक था कुषाण वंश का कुजुल केडफिसिस। इस वंश का संस्थापक था ये। और इस वंश का प्रतापी राजा कनिष्क हुआ। ये बहुत प्रतापी शासक हुआ कनिष्क। भारत के प्रमुख महान शासकों में इसको गिना जाता है कनिष्क को। कनिष्क 78 ईस्वी में ये गद्दी पर बैठा और इसने एक सम्मत चलाया कनिष्क ने, जिसको शक सम्मत कहते हैं। ये हमारे भारत का राष्ट्रीय सम्मत भी है। इसने बौद्ध धर्म का बहुत उत्थान किया। अशोक के बाद में बौद्ध धर्म के उत्थान का श्रेय सम्राट कनिष्क को ही जाता है। इसने कश्मीर के कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन किया। इसके बाद बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, हीनयान और महायान। इसने बौद्ध धर्म का बहुत प्रचार प्रसार करवाया देश विदेशों में। अनेक बौद्ध धर्म प्रचारकों को भेजा अपने खर्चे पर। इसके दरबार में नागार्जुन, अश्वघोष आदि विद्वान रहते थे। तो इस प्रकार से राजा कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण राजा हुआ कुषाण वंश का और बौद्ध धर्म का उत्थान किया। अब मैं हुणों के बारे में बता दूं। हुणों का प्रतापी राजा तोरमान हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत क्षति पहुंचाई। तोरमान का बेटा था बिहरकुल, जो बौद्ध धर्म का प्रबल विरोधी था और उसने बौद्ध भिक्षुओं का सफाया कर दिया। इन्होंने भारत में शैव मत को अपनाया और हर हर महादेव का नारा इन्होंने दिया। हमारी भारतीय धर्म संस्कृति की अच्छाइयों से प्रभावित होकर इन तीनों विदेशी जातियों ने, शक, कुषाण और हुण ने हमारी भारतीय धर्म संस्कृति को अपना लिया और उसी में विलीन हो गए। आज मैंने आपको पाठ 1 स्वर्णिम भारत के इतिहास के सभी महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में आपको जानकारी दी। परीक्षा उपयोगी क्वेश्चन बताए। ये जानकारी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। यदि कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो तो आप संपर्क करके पूछ सकते हैं। मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं। धन्यवाद।